और अगला निवेदन राजेश गोयल जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए, और मनीष जी से मेरा आग्रह, मनीष जी, श्री अमीश अवस्थी जी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी बुके के साथ स्वागत और अभिनंदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और उमेश जी स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर के भारती जी। उमेश जी से मेरा निवेदन आग्रह कि वो आर के भारती जी को बुके भेंट करें। मैं कहता हूं चेंबर से मनोज बंसल जी हमारे साथ है। मनीष जी के स्वागत के लिए कृपया वो मंच पर पधारे। अनिल अग्रवाल जी से मेरा निवेदन कि वो अनुज जी के स्वागत के लिए, श्री अनुज कुमार जी के स्वागत के लिए मंच पर पधारे। बहुत बहुत आभार और बेहद खूबसूरत समय, बेहद खूबसूरत मौका है। लखनऊ और दिल्ली के निरंतर 15 दिन में इतने चक्कर लगाए हैं और इतना कोशिश की है सबको जोड़ने की, आभारी हूं मैं, स्वागत करता हूं। और आप चाहे आयोजन में है, लेकिन आपने दिन रात मेहनत की है। दिन रात हमारे मनीष जी ने, हमारे चैम्बर के उपाध्यक्ष, हमारे चैम्बर के कोषाध्यक्ष और लघु उद्योग भारती के सभी लोग, हम सभी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर और सबके सहयोग प्रयासों से ही आगरा का आज व्यापारिक और आज औद्योगिक जो क्रांति लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, वो जब ही संभव हो पड़ेगा जब हम सब मिलकर अपने सहयोग प्रयास करेंगे। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। बस अंग्रेज आए, उन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की और हुआ ये कि घटते घटते हम लगभग 3% जब से नीचे चले गए। हमें खुशी है कि आज हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर प्रयास हो रहे हैं कि उस पुरातन हमारा जो गौरव है उसे हम प्राप्त करें, पुरातन हमारी जो वैभव है उसे प्राप्त करें। और इसीलिए एमएसएमई जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज है, मीडियम इंडस्ट्रीज पे, उस पर जोर देने के लिए प्रयास है। सारे सरकारी विभागों की ये कोशिश है कि एमएसएमई सेक्टर को किस तरह बढ़ाया जाए, क्योंकि रोजगार देना सबके लिए संभव नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हमें स्वरोजगार के रास्ते उपलब्ध कराने पड़ेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता चुना। और आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आगरा में करीब करीब 18-20 इंडस्ट्रीज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज जो चर्चा होगी एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, पावर सेक्टर, पॉलीमर प्रोसेसिंग, फाउंड्री इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये विषय पे आज हमारे जो सेकंड सेशन होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं हमें जानकारी देंगे, हमें बताएंगे कि हमारे क्या समस्याएं हैं और हमें सरकार से क्या अपेक्षा है। और आज हमारे बीच में सरकार के बहुत ही आगरा में मैं अगर इंडस्ट्रीज की बात करूं, जूता उद्योग को सभी लोग जानते हैं। आगरा में स्टोन क्राफ्ट बहुत बड़ा काम है, आगरा में गारमेंट सेक्टर्स का बहुत बड़ा काम है, आगरा में ब्रश इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा काम है, आगरा में पब्लिकेशन प्रिंटिंग्स का बहुत बड़ा काम है, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, वेयर हाउसेज में आगरा का बहुत बड़ा काम है। ऐसी तमाम 19 से अधिक इंडस्ट्रीज को हमने इस 3 दिवसीय आयोजन में जोड़ने का प्रयास किया है। हमारा इस आयोजन का जो ध्येय वाक्य है, पुरातन, वर्तमान और भविष्य। पुरातन सामर्थ्य हमारा क्या था, वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है और भविष्य की संभावनाएं क्या है, इस पर लेकर 3 दिन हम चिंतन करने वाले हैं। और आज जो 4 इंडस्ट्रीज आदरणीय भूपेश जी ने बताया कि जिन 4-5 इंडस्ट्रीज पर आज इस उद्घाटन सत्र के बाद गंभीरता से चर्चा होगी, उसमें विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और तमाम ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं, उनके विचार और सुझाव इस मंच के माध्यम से आएंगे। उसमें हमने इंडस्ट्रीज की एग्जिस्टिंग पोजीशन, उस इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस और सरकार के
के साथ उसकी डिमांड क्या है। ऐसे 4 विषयों पर हम उस पूरे सत्र के दौरान चर्चा करने वाले हैं। सम्मानित मंच और सम्मानित अतिथियों का मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। काफी कुछ उसमें ढील भी दे दी गई है और बहुत से लोग यहाँ लग सकते हैं और लगने जा रहे हैं। आज का ये चिंतन मैं समझता हूँ एक मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश सरकार के जितने भी यहाँ पर अफसर यहाँ पधारेंगे, ऑफिसर आएंगे, उन सबके सामने हम लोग अपनी दिक्कतें रखेंगे और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला टाइम आगरे के लिए बहुत ही एक कहते हैं सुनहरा रहेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। जो जितनी भी मेहनत आज ये की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ और भी नए उद्योग लग सकें और जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं, जैसे मैं फाउंड्री का ही ले लूँ, एक काफ़ी यहाँ पर उसका फर्क पड़ा है। पहले इसका कोयला बंद किया था और गैस यहाँ चालू हुई थी, उसके बाद से निरंतर प्रगति पर है। उसकी हमारी जो समस्याएं हैं वो आज हम रखेंगे, जिससे कि हम लोग आगे निरंतर तरक्की कर सकें और इस उद्योग को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ ही मैं शुभकामनाएं। आगरा मथुरा का खाना, चाट, दूध, मिठाई पूरे भारतवर्ष में सबसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। आगरा कभी फूड इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था। यहाँ 200 से ज़्यादा दाल मिल, 4 बड़े रोड मिल तथा 4 बड़े ऑयल मिल, आटा और मतलब आटा, दाल, तेल की सप्लाई पूरे भारतवर्ष में किया करते थे। वर्तमान में आगरा में फूड इंडस्ट्री में पेठा उद्योग, मसाला उद्योग, आलू उत्पादन, तेल मिल, फ्लोर मिल, डेयरी इंडस्ट्रीज, नमकीन इंडस्ट्रीज प्रमुखता से हैं। आगरा के कई ब्रांड पूरे भारत में अपनी पहचान रखते हैं, जैसे डबल तलवार की सूजी मैदा है, बीपी ऑयल मिल का हाथी ब्रांड मार्का है, मई सिटी मिल का सलोनी ऑयल मिल है, मुंशी पन्ना के मसाले हैं और इसके साथ ही रसोई रतन आपका जाना पहचाना नाम है। इसके साथ ही आप संभावनाएं आगरा में फूड इंडस्ट्री पे क्या संभावनाएं हैं, तो उसका इतना सब होने के बाद भी आगरा में बहुत संभावनाएं हैं, जैसे जैम, जेली, टमाटर सॉस, च्यवनप्राश, फूड पल्प आदि का आगरा में कोई खाती ब्रांड नहीं है, तो इसकी आगरा में बहुत संभावना है क्योंकि हमारे आगरा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत होने लगे हैं। साथ ही हमारे यहाँ जैसे पेठा उद्योग है, बहुत यहाँ पे करीब 2-2.5 इंडस्ट्री है छोटी छोटी, वो पेठा का करती है, उत्पादन करती है, पर एक सुव्यवस्थित पेठा उद्योग हमारे यहाँ नहीं है जो क्वालिटी वाइज इंटरनेशनल मानकों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। उसकी भी आगरा में बहुत संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आलू का एक प्रोसेसिंग प्लांट हमारे यहाँ नहीं है। आलू की बहुतायत में जैसे कि आगरा में मैं समझता हूँ देश भर में सबसे ज़्यादा आलू होता है, और यहाँ कोई बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, जैसे कोई चिप्स वगैरह बनाने का या आलू बड़ा बनाने का, वो उसकी बहुत बड़ी संभावना है। इसके साथ ही एक नया है, शायद लोगों को जानकारी ना हो, आगरा में कम से कम आगरा के करीब 20-25 किलोमीटर के दायरे में देखा जाए 2 लाख बोरी पर डे धान की आमदनी है, पर आगरा में कोई धान मिल नहीं है। हमारा धान काशीपुर वगैरह उधर गंगा घाटी के क्षेत्र में जाता है, वहाँ से चावल फिर आगरा में सप्लाई होता है। अगर कोई बड़ा धान मिल यहाँ लगे तो उसकी बहुत बड़ी संभावना है। बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह बैठे हैं और उसके लिए लगाता है, पोल्यूशन में और एनजीटी में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही आज हम देख रहे हैं कि जो सब्जियां वगैरह है, पेस्टिसाइड वगैरह, कीटनाशक वगैरह, यूरिया वगैरह बहुत इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक के लिए आगरा में बहुत बड़ा स्कोप है, और आगरा का एनसीआर खपत की मंडी दिल्ली वगैरह आगरा से लेकर संभवतः आज की डेट में किसी भी डेवलपमेंट के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए पावर उतनी ही जरूरी है। और एक अच्छा बिंदु इस समय जो हमारी सरकार उठा के ला रही है, उसके अंदर सोलर एनर्जी का, हम उस पावर की आवश्यकता को सोलर से पूरी कर सकते हैं, और सोलर से हमें करनी भी चाहिए। उसके लिए सरकार हमको बहुत सहयोग देने के वायदे कर रही है। वायदा शब्द मैंने इसलिए कहा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इसके अंदर बड़े भारी विरोधाभास है। एक तरफ हमको सब्सिडी देने की बात की जाती है, दूसरी तरफ हमें कॉमर्शियल रूप से सोलर प्लांट लगाने में बहुत अड़चने दी जाती है। सोलर प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जितना हमारे को सहयोग अपेक्षित है,
उतना संभवतः हमें आगरा में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल पाता। उसके जो हमारे वेफर्स हैं उन्हें बनाने के लिए एक बहुत हाई लेवल की इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, जिसे कि संभवतः अभी हाल में हिंदुस्तान में बनाना शुरू किया है। अदरवाइज हम 100% इसको इम्पोर्ट ही करते हैं। तो इसके ऊपर हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इसको इस मंच पे इस समय इस तरीके से बात करने से मैं समझता हूँ कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उसको तो हम अपने व्यक्तिगत सेशन में ही कार्यक्रम है, बहुत ऐसी संगठन है जो कि आत्मनिर्भर, हम सबको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, जिसमें एमएसएमई भी है, जिसमें आज सबसे ज्यादा उपेक्षित क्षेत्र जो कहा जाता है उससे अपेक्षा बढ़ गई है। और वो आपको सुन के हैरानी होगी, जैसे मत्स्य है, पशुपालन है, इसी प्रकार से कृषि है, इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग है, इसी प्रकार से हमारा स्वास्थ्य है। तो ये जो एरिया है, ये जो सेक्टर है, इनमें जो काम हो रहे हैं और उनमें जो कार्यक्रम है और वो जो उनके मिशंस हैं, उस मिशन को हम कैसे लेके आगे बढ़ें, इसके लिए हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है कार्यक्रम देश में शुरू किया। और उसमें जो है हमें देश में बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े संगठन जो है उसमें साथ देना शुरू किए और उसका नतीजा ये रहा कि हम लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और उनको हम कहीं मदद कर पाए। इसी प्रकार से आप लोग को सुन के हैरानी होगी कि हमने तीसरा कार्यक्रम जो किया वो किया अन्वेषित भारत, इनोवेटिव इंडिया। और जब हम इस कार्यक्रम को करने चले तो हमें मालूम नहीं था साहब कि इस देश में कैंसर के ऊपर हमने 40-42 से ऊपर दवाएं विकसित कर ली है और ऐसी ऐसी चीजें हमने कर डाली है जिसकी जानकारी बिल्कुल जनता तक जो है अगर पहुंच जाए तो पूरे देश का भला हो जाएगा। ऐसे इनोवेशन को लेके ऐसे एक व्यक्ति आंध्रा से हमें मिला जो कि कहता है कि भाई आप खेत में बीज के साथ हमारी इस चीज को डाल दीजिए, बीज में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई कीटनाशक आपको दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे लोग मिले अनगिनत, उन सबको हमने कहीं सहेजा और कहीं सरकार को हमने दिया और ऐसे लोगों को सरकार से जोड़ने का जो काम हम करते रहे उसका नतीजा ये हुआ कि उसमें बहुत सारे लोग जो है आज कहीं एक बहुत ऊंचाई पे जाके जो है काम बता रही थी कि चाइना ने हमारे एक एक उद्योग को किस तरह से प्रभावित किया है। मैं भी आप सब उद्योगपतियों से यही अनुरोध करूंगा कि आप बड़े बड़े चीज़ें तो बनाएं, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं बना रहे हैं उनके ऊपर चाइना राज कर। चाइना ने उद्योग में जो सफलता प्राप्त की वो सबसे पहले सफलता उसको मिली, हमने छोटी चीज़ें बनाई, उन्होंने छोटी छोटी मशीनें बनाई। तो जब तक हम मशीनें नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे उद्योग, मैं समझता हूँ अग्रणी श्रेणी के उद्योग नहीं बन पाएंगे। तो आप उद्योगपति इतने यहाँ बैठे हुए हैं, तो चाहे आप छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए काम करें, मिलकर के काम करें, स्टार्टअप लगाएं। मैं एक स्टार्टअप के बारे में आपको अभी बताऊंगा कि मेरे जानकार अभी 4 दिन पहले एक इंजीनियर साहब मेरे से पास आए और उन्होंने कहा कि सर कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही हैं तो उनको मुझे देखना है, तो मुझे बताएं। मैं थोड़ा समय आपका लूँगा। तो मैंने कहा भाई आप क्या काम करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब मैं जो हमारे छोटे मजदूर टाइप के लोग हैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, उनके लिए मैंने एक स्टार्टअप तैयार किया है। 10 इंजीनियर्स मैंने IITian से रखे हैं और उनको मैं सबको सैलरी देता हूँ। तो मैंने कहा भाई आपको क्या फ़ायदा होगा? आपने 10 इंजीनियर्स रखे, सबको सैलरी देते हैं, ऑफिस आपने बनाया, तो आपका क्या फ़ायदा होगा? तो उसने बताया कि साहब मैंने 2.5 लाख लोगों को जो है वो ट्रेड कर दिया, ट्रेड मजदूर हो गए हैं। अब ट्रेड मजदूरों की जो जरूरत पड़ेगी वो इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्रीज में जो मजदूर 200 रुपये और 300 रुपये का मजदूर था वो 800 रुपये का स्किल्ड लेबर में आएगा और उसकी काम करने की क्षमता जो है जो अनस्किल्ड लेबर थी उससे 10 गुनी हो जाएगी। जो उसको तो 200 और 300 रुपये की जगह 800 रुपये की नौकरी पर डे भी मिलेगा, लेकिन जिसके यहाँ वो काम करेगा वो 10 गुना काम करके देगा। हम जो एक फॉर एग्जाम्पल आपको
दरवाजा ही बनाना है, तो अगर एक आदमी एक दरवाजे को एक दिन में बना रहा है तो वो 1 घंटे के अंदर दरवाजे बना। तो मैंने कहा भाई आपका विचार तो बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि 2.5 लाख लोग मेरे पैनल पर हैं, 2.5 लाख लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, और 2.5 लाख लोग जब कहीं जाएंगे किसी इंडस्ट्रीज के अंदर तो मुझे उसका एक थोड़ा सा परसेंटेज मिलेगा, तो मेरा देखेगा। विश्व का जीडीपी में वर्ल्ड की में नंबर 1 रहा, 25% से लेकर 33% रही। विभिन्न कारण थे, छोटे छोटे उद्योग जैसे भूपेश भाई ने बताया। इससे एक बात तो सिद्ध होती है, इतने लंबे टाइम में हमारा डीएनए क्या हो गया होगा, उद्यमिता से भरपूर, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर उद्यमिता समाई थी। कुछ कालखंड राजनीतिक कारणों से 200 साल हम कहें अंग्रेजों के वह रहे, जिन्होंने हमें काफी निश्चित तौर पर नॉट ओनली आर्थिक, सांस्कृतिक, हर दृष्टि से काफी डैमेज किया। नई सरकार आई, सबकी उम्मीद थी, फिर भी हमारी जीडीपी जो वर्ल्ड के 2% से आसपास थी वो वैसी बनी रही 90-2000 तक, और कहा जाए 2014 तक। लेकिन फिर क्या हुआ, अब मैं थोड़ा सा, जैसे भी भाई साहब चीन का उल्लेख किए थे, चीन हमारे समकक्ष था। 1962 के वॉर में हम दोनों में कोई अंतर नहीं था, बल्कि ये स्थिति थी कि वो 10 सैनिक होते थे, आगे वाले पे राइफल होती थी, एक मरता था, दूसरा उठा लेता था, दूसरा पड़ता, तीसरा उठा लेता था, यह भी स्थिति थी। मगर क्या हुआ 1976 के बाद, जब माओ की डेथ हुई, 78 के अंदर डेंग शाओपिंग आए, बोले ये थोड़ा सा सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हम जो समाजवाद की बात करते हैं, इससे वास्तव में देश का भला नहीं होगा, लेकिन क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि हमारा देश साम्यवादी भी कहलाता रहे, अपना कम्युनिस्ट, और हम देश को आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने नया नारा दिया था उस समय कि साम्यवाद का अर्थ, कम्युनिज्म का अर्थ मुफलसी नहीं है, हम सबको एक साथ आगे बढ़ना होगा, हमें कुछ चीजें छोड़ करके क्यों ना सब तरक्की करें, सब एक जैसे हो जाए, एक जैसे कर अभी जो है, और हम टॉप पे पहुंचे, और टॉप पे पहुंचे। और उन्होंने वहां से, सब जानते हैं, एसईजेड की शुरुआत की, 6 एसईजेड बनाए। आपका सेंजिंग में पहला था, जो आज वर्ल्ड का लगभग मोर देन 50% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है। मगर उन्होंने बस 2 बातें चेंज की देश की, वह थी देश की नीतियां प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाई, और दूसरा उन्होंने वहां का एटमॉस्फेयर प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया। अब यह परिवर्तन भारत में कब आया, जब सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने। वो समझते थे देश में रोजगार देने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ उद्योग है। उद्योग, सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, कृषि से खुशहाली तो हो सकती है, समृद्धि नहीं हो सकता। समृद्धता के लिए उद्योग चाहिए, देश को विकसित करने के लिए उद्योग चाहिए। उन्होंने सारी नीतियों को समझा, काफी नियमों को खत्म किया, वातावरण को पहली बार प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया, नीतियां उसके हिसाब से बनाई। और हम सब जानते हैं, हम उद्यमियों को जैसा एक वातावरण शहर में चाहिए, निर्भय वाला, निडर वाला, जब 2017 में माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, हम सब आज कह सकते हैं शायद देश का सबसे शांत, सबसे निडर अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो 2 चीजें परिवर्तन हुई, नीति और साथ में एक चीज और परिवर्तन हुई, वो थी नेता। इस पर तो कोई दो राय नहीं, सबका कितना विश्वास है हम सब जानते हैं। इन 2 परिवर्तनों से पूरे देश का वातावरण बदला, और हमारे प्रदेश के वातावरण में हम सब जानते हैं, अभी जो निवेश का कार्यक्रम हुआ था, तो अभी उत्तर प्रदेश में 43 लाख करोड़ के हैं। और उसमें मुझे जो आश्चर्य किया, थोड़ा सा मुझे अचंभित भी किया, जहां लोग शाम को 5 बजे दुकानें बंद कर दिया करते थे, घर घुस जाया करते थे, अंधेरा होने पर कोई सड़कों पे दिखता नहीं था, वहां भी निवेश हजारों करोड़ के आए। एटा, मैनपुरी, इटावा, जहां कोई सोचता था, हम लोग अपना व्यापार करने से डरते थे, यार उस क्षेत्र में हम माल भी नहीं देंगे, था कि नहीं था।
काम किया, तो वो एक ऐसे नेता है जिनके संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि उन्हें एक बड़ा विजन पूरे प्रदेश का, कैसे हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं, एक बहुत ही ब्रॉड विजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में देश को पूरे 9 साल चलाया है और देश में जो अभूतपूर्व जो सफलता हासिल की है, पूरे इस सेंचुरी की सबसे बड़ी महामारी कोविड से जिस रूप में हमने इंडिया ने फेस किया है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जिस रूप में योगी जी ने इसको फेस किया है, निश्चय ही उस पूरे ब्रॉड स्वरूप को देखने के लिए एक बहुत बड़ा विजन चाहिए होता है। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है और दूसरा जो पूरी जमीन से जुड़कर हर एक छोटी बड़ी चीज को समझना और फीडबैक लेना, ये उनकी जो एक स्ट्रेंथ है, निश्चय ही यही कारण है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो आज भी लोगों की खुद दरखास्त सुबह सुबह जो है गोरखपुर में लेकर उनको सुनते हैं। तो निश्चय ही ये जो एक स्ट्रेंथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के है और इस कारण जो उनकी लीडरशिप है और इस कारण जो हमारे सभी माननीय मंत्रीगण हैं, जो हमारे सभी ऑफिसर्स हैं, जो ये सफलता पिछले 6 साल में हासिल की है, यही कारण है, यही ऊर्जा है, यही यूथ है जो पहले कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा डायरेक्शनलेस अच्छा कर रहे हैं। We move towards excellence, we move fast and we move with thought and action and bring our youth forward and provide employment. That is our target. Thank you once again दावर साहब और आपकी पूरी टीम को। और उसकी नीति कैसी है, इसके आधार पर होती है। इस 9 साल का कार्यकाल का जब उपलब्धियों का हम चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कोई भी नेता की एक्शन अगर विजन के लेस है और विजन विदाउट एक्शन है तो उस नेता की कभी चर्चा नहीं हो सकती। आज मोदी जी की चर्चा केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रही है और योगी जी की चर्चा केवल यूपी में नहीं पूरे देश में हो रही है। इसका कारण उनका परफॉर्मेंस बोल रहा है। पूरे देश में 9 साल में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, ये केवल पॉलिटिकल मंच का भाषण नहीं है। 9 साल के आंकड़े बोल रहे हैं इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा। हम सब लोग तो साक्षी है। ये रोड आज सुबह जब दिल्ली से आए 2.5 घंटे में हम आगरा टच करते हैं। रेलवे स्टेशन की व्यवस्था हम देखते हैं। एक अपवादात्मक जो अभी एक्सीडेंट हुआ, ये छोड़ के 9 साल में भी एक्सीडेंट नहीं होता है। रेलवे स्टेशन की कैसी सुचारू व्यवस्था होगी, वहां की इनकम बढ़ेगी, वहां की आय बढ़ेगी। जहां आय बढ़ेगी वहां की खपत बढ़ेगी, जहां खपत बढ़ेगी वहां के व्यवसाय बढ़ेंगे, जहां के व्यवसाय बढ़ेंगे वहां वृद्धि का प्रसार बढ़ेगा, वहां लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। जहां व्यवसाय बढ़ेगा सबका इनकम बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेगी, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से कर संग्रह बढ़ेगा और कर संग्रह बढ़ेगा तो कर की दरें अपने आप कम हो जाएगी। पूरे विश्व में कारपोरेट टैक्स, नए मैन्युफैक्चरिंग करने वाले उद्योग जगत का कारपोरेट टैक्स आज हिंदुस्तान का सबसे कम है, यह हम आज कह सकते हैं। यहाँ का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, यहाँ के स्टार्टअप, एक आंकड़ा आपको बताता हूं, अगर ऐसी सब सुविधाएं नहीं होती, केवल ये थ्योरेटिकल योजनाएं होती तो इतनी बड़ी तरक्की नहीं हो सकती थी। 14 में जब मोदी जी आए देश में 350 स्टार्टअप थे, आज 90,000 के ऊपर 300% से ज्यादा वृद्धि इसमें हुई है, 300 गुना वृद्धि हुई है। इसका कारण इस सरकार की पॉलिसी है और पॉलिसी केवल थ्योरेटिकल रहती है, केवल कागज पर रहती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। मोदी जी जमीन से जुड़े नेता है। वी हैव टू वर्क इन गिवन सिचुएशन। परिस्थिति कैसी है, आज भी हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये हमारा विषय रखा कि हमारे आज के उद्योग जगत की स्थिति क्या है, उसमें क्या करने की आवश्यकता है और ये पहले क्या था। इसका अगर आंकड़े देखें तो कोरोना पीरियड में इतना बड़ा इस देश के उद्योजक के लिए बजट देने वाली ये सरकार, वो विजन रखकर काम करने वाली सरकार, इसलिए पूरे इर्द गिर्द के देशों की इकोनॉमी डामाडोल होने के बाद भी भारत जैसे देश की इकोनॉमी तरक्की की ओर जा रही है। और देश की इकोनॉमी में हमसे भी आगे रहने वाला चाइना का जो ग्रोथ रेट है, उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट हमने करके दिखाया है। कारोबार की स्वीकृति हो,
ईज ऑफ डूइंग का हमारा बढ़ना हो, पेटेंट्स में हमने 50% से ज्यादा बढ़ोतरी इस से है। उस सभागार ने इस कार्यकाल में 1500 से ज्यादा कानून निरस्त कर दिए जो आउटडेटेड थे। पहले कोई उद्योग शुरू करना तो 14 फॉर्म लगते थे, 14 स्वीकृति लगती थी। आज कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए केवल 3 बातें लगती है। ये इस सरकार की उपलब्धि है। और जिस प्रदेश में आप लोग काम कर रहे हैं, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, पहले बिहार हो, यूपी हो, जिसके पास थोड़ा बहुत उद्योजक ठीक हो गया, थोड़ा पैसा ज्यादा आने लगा और उद्योग तरक्की करने लगा, तो वो यहाँ रहने के लायक नहीं रहता था। वो तुरंत शिफ्ट कर देता था कि अब इस प्रदेश में रहने लायक मैं बचा नहीं। ये सब कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर इस सब बातों को गति देने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है। इसलिए 60 लाख रोजगार इस उद्योजकों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार तैयार करने का काम इसमें हुआ है। कोविड के दरमियान 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज देने वाला भारत एकमात्र देश है। इसलिए हर आपदा को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये जो प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है, ये जो योगी जी की पॉलिसी है, और पूरे देश में उसके क्या क्या रिपरकेशन हो सकते हैं, कैसा इसका परिणाम दिख सकता है, वो आज देखने की हम स्थिति में है। इसलिए कन्विक्शन और कंसेंसस, इसके साथ लोग, सरकार किसी भी बात में रिजिड नहीं है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सलाहकार आपको कह रहे थे आप ईमेल भेजो, आप मुझे लिखित दो, आज क्या आज उस पर कार्रवाई करूंगा और उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ऐसे अधिकारी, ऐसे उद्योजक और ऐसा माहौल, ये सब बातें अगर है तो देश क्यों तरक्की नहीं करेगा। कोई भी उद्यमी देश आगे बढ़ने के लिए जो जो माहौल की आवश्यकता है, वो माहौल ऐसी बातों से तैयार होता है। पूरनचंद डाबर जी को तो मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा। सरकार तो अपनी पॉलिसी बनाता है, सरकार ब्यूरोक्रेसी से काम भी लेता है, सरकार का डर भी चाहिए और दहशत भी चाहिए। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट बनाना, उसके जो लाभार्थी लोग हैं, जो उद्योजक है, जिनको इस क्षेत्र में काम करना है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो केवल सरकारी पॉलिसीज काम नहीं कर पाएगी। सरकारी पॉलिसीज का क्रियान्वयन करने का काम यहाँ बैठा हुआ पूरा समूह करता है। जनता तक ये ले जाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। इसलिए सरकार तरक्की कर रही है और सरकार का मूल्यांकन पूरे विश्व में हो रहा है। आज अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई देश का प्रधानमंत्री बॉस कहता है क्या? अचानक यूएस में पार्लियामेंट में भाषण होने के बाद 14 बार ओवेशन मिलता है क्या? जापान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनको गंगा आरती के लिए बनारस लेके जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, उनको भगवत गीता भेंट की जाती है। ये सामान्य बातें नहीं है, ये विश्व में भारत की तरक्की जो चमक रही है, और ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। ये सम्मान हमने अपने इन्वॉल्वमेंट से, हमने अटैचमेंट से ये बढ़ाया। इस देश का कल्चर, इस देश की संस्कृति, इसको नए ढंग से पूरे लोग आकलन कर रहे हैं। क्यों? बीच में इसके बारे में लोगों के मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। ये समस्याएं अभी, यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे, इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। मुझे लगता है कि पूरी सेमिनार का निचोड़ है। बेहतरीन, शानदार। 17 प्रोग्राम में मैं करके गया, फिर भागा, फिर आया, अभी फिर 10-12 फोन आ गए, लेट हो गया। इतने हिस्सों में बढ़ गई है जिंदगी, ये अपने हिस्से में कुछ बचा है करने का मेरा कार्य था। अभी हमने बहुत सारे उद्बोधन सरकार का पक्ष भी सुना, राजनीतिक पक्ष भी,
माननीय श्याम जाजू जी ने रखा। ये जो 3 दिवसीय सम्मेलन का जो उद्घाटन सत्र है, 3 दिन तक तीनों दिन फर्स्ट हाफ जो है उद्घाटन सत्र रहेगा, जिसमें हमको राजनेताओं, अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलना है और उसके बाद में जो विशेष जो उद्योग को दशा और दिशा देने वाली सत्र है, वो लंच ब्रेक के बाद में जो तीनों दिन 2-2 सत्र उद्योग विशेष के लिए जो रखे गए हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि लंच के बाद में कोई भी जाए ना, इससे अधिक हॉल भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमको जो दिशा मिलने वाली है उद्योगों को उन्हीं सत्रों के माध्यम से ही मिलने वाली है। उसमें जो अधिकारी हमारे पास गेल के डायरेक्टर यहाँ शेर सिंह जी हैं, जिनके ऊपर उद्योगों के लिए भूमि प्रबंधन का सारा कार्य है, ऐसे मयूर माहेश्वरी जी भी हैं। MSME के डायरेक्टर स्वयं दिल्ली से यहाँ आए हैं, श्री R.K. भारती जी भी हैं। इन सबका को ये सत्र में जो टेक्निकल सत्र है उसमें हमको एक दिशा और दशा मिलेगी और विशेष तौर पर किस तरह से उद्योग एक लंबी छलांग लगाए, किस तरह से एक हमारी बड़ी भूमिका उन सत्रों में पर्यावरण पर और सेफ्टी पर विशेष तौर से 3 दिवसीय मंथन रखा गया कि आगरा एक लंबे समय से पर्यावरण की वजह रही हो या TTZ के प्रति संवेदनशीलता रही हो या कहीं ना कहीं एक नीतिगत करारस रही। हम आगरा की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका नहीं बना पाए थे और आज ये सत्र के लिए मैं 2 व्यक्ति यहाँ जो है आज विशेष तौर पर चुने गए थे आज के इस सत्र के लिए, आदरणीय बघेल साहब को और आदरणीय हमारे अवनीश अवस्थी साहब। आज विशेष तौर पर इसलिए कि ये सत्र इसलिए आज यहाँ पर हो पाया कि मंत्रालय मंत्री जी के पास कोई भी रहा, मैडम आ गई क्या? लेकिन आगरा की समस्याओं की जानकारी जितनी उनको है उतनी हम सबको मिलाकर के भी नहीं है और उतने ही संवेदनशील है। और आज हम आगरा में उद्योग लगाने की, बड़े उद्योग लगाने की जो बात कर पा रहे हैं वो आपकी पैरवी थी सुप्रीम कोर्ट में आपके न्याय विधि एवं न्याय मंत्री रहते हुए कि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार का एडवोकेट जनरल वहां था, लेकिन केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल को वहां खड़ा रखा और सरकार, केंद्र सरकार की संवेदनशीलता कितनी संवेदनशील है आगरा के TTZ उद्योग लगने के लिए, वही कारण था जो सुप्रीम कोर्ट में आज हमको प्रदूषण रहित उद्योग नहीं, करीब हर उद्योग लग सकता है जो कंप्लाइंस कर रहा है। और आज इसलिए हमने विशेष जोर जो दिया है कंप्लाइंसेस पर दिया है कि कंप्लाइंस किस तरह से हम उन सारी कंप्लाइंसेस को कर पाएंगे। आज चाहे तो हम यहाँ 10V भी लगा सकते हैं। अगर हम कंप्लाइंस कर रहे हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को हम अगर पूरा कर पाते हैं उन कंप्लाइंसेस को, कोई भी उद्योग यहाँ लगा सकते हैं। जब हम मॉनिटोरियम की मार से लगातार 2016 से लड़ रहे थे तो एक ये अवनीश अवस्थी जी थे जिन्होंने आगरा के विजन डॉक्यूमेंट को रात दिन मेहनत करके बनाया और सुप्रीम कोर्ट में रखा। और आज यही कारण है कि हम आज
आगरा में उद्योगों की चिंता कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, आगे का रास्ता देख पा रहे हैं कि आगरा में उद्योग लग सकते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो हम ये सोचते थे कि हमको आगरा से कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ेगा। आज वो रास्ता बना है। सरकार की क्या नीतियां हैं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो आज के जो कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कार्य है। आज का जो एक प्रभावी उद्बोधन हमको श्याम जादू जी के माध्यम से मिला, ये स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जागरण की जिन्होंने परिकल्पना की, अवधारणा की, उन नीति निर्धारकों में से एक आप हैं। मैं आपका के लिए यहाँ पर आप आए, आपकी कृतज्ञता व्यक्त